हेलो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, मैं लोकेश शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं एप्टी एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। और हम बात कर रहे थे क्वांटम कैट सीरीज के ऊपर। क्वांटम कैट इट्स अ वेरी स्टैंडर्ड बुक फॉर द कैट एस्पिरेंट। बहुत सारे बच्चों को ये लगता है सर क्या हम बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो क्या कैट की बुक बनानी चाहिए। तो देखो, मैं एक चीज बताता हूँ, कैट की बुक जरूर है बट इसमें कंसेप्ट तो वही है ना। और मैं वही लेवल के क्वेश्चन ले रहा हूँ जो बैंक में आ सकते हैं। बहुत हाई या बहुत डिफिकल्ट लेवल पे हम ले ही नहीं रहे, हम लेवल 2 पे ले रहे हैं, जो कि शायद आपको मेंस लेवल पे आपको हेल्प करेगा, थोड़ी अप्रोच को डेवलप करने में हेल्प करेगा। तो अगर आपको अच्छा लगता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना तो फॉलो करिए बिंदास। और अगर आपके दोस्तों तक आप इसको स्प्रेड करेंगे तो और अच्छा होगा। ठीक है ना, इट विल हेल्प अस टू ग्रो। ठीक है, तो मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको सेशन थोड़े भी अच्छे लग रहे हो तो प्लीज शेयर जरूर करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करता हूं। यस, तो आज का कल मैंने आप लोगों के लिए रेशो का एक शीट अपलोड किया था। रेशो के कुछ 8 या 9 क्वेश्चन हमने कवर किए थे, तो आज भी ऐसा ही हम करने वाले हैं। रेशो का पार्ट आगे बढ़ाते हैं, तो फॉलो करते रहिएगा। मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। चलिए, तो अगर हम बात करते हैं तो जैसा कि मैंने अभी आपको कहा, पार्ट 2 हम कवर करने जा रहे हैं, तो विल डू दैट। और ये एक चीज है, इसके बारे में मैं आप लोगों को रिमाइंड कर देता हूं। चैंपियन बैच, क्वांट चैंपियन बैच। दोस्तों, अगर आपको मैथ्स बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल पे पढ़नी है, बिल्कुल ठीक है, जो वन टाइम अगर आप पढ़ना चाहते हैं कि जिससे मेरा बेसिक क्लियर हो जाए, तो ये बैच आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, इसमें 80+ लाइव क्लासेस हैं। ये बैच ऑली बोर्ड पे अवेलेबल है। ऑली बोर्ड पे मैं अभी फिलहाल पढ़ा रहा हूँ, फुल बैच फुल टाइम मैं वहाँ पे ज्वाइंट हूँ। तो जितने भी मेरे बैचेस अभी रिसेंटली ज्वाइन हो रहे हैं वो ऑली बोर्ड के एप्लीकेशन पे हो रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो इस बैच को बिंदास ज्वाइन करिए ऑली बोर्ड पे। ठीक है, 80+ लाइव क्लासेस होंगे डेली, हर क्लास 1.5 आवर का होगा। और इन डिटेल आपको हर टॉपिक बेसिक लेवल से लेके एकदम एडवांस लेवल तक, इवन मेंस लेवल के डीआई अगर बन रहे हैं किसी टॉपिक में तो वो भी डीआई तक, टॉपिक टू टॉपिक आपको सारी चीजें क्लियर की जाएंगी। तो फॉलो करें इस बैच को, क्वांट चैंपियन बैच। इसका जो प्राइसिंग है वो तकरीबन अभी, अगर आज आप परचेज करते हैं 15 फेब को, तो अभी फिलहाल ऑफर चल रहा है ऑन माई कूपन कोड लोकेश। तो ये बैच आपको मात्र 1350 रुपए में अवेल हो जाएगा। अदरवाइज रेगुलरली अगर आप परचेज करते हैं विद माई कूपन कोड, इसका जो कॉस्टिंग है वो 1650 रुपए है। तो मात्र 1650 में आप लोग पूरा कंप्लीट मैथ्स पढ़ सकते हैं। आगे लेना चाहूंगा दोस्तों इस बैच के लिए, ध्यान से देखिएगा। ये कहता है देयर आर 2 वेसल ए एंड बी which containing 25 लीटर each प्योर मिल्क एंड प्योर वाटर रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या है, आपके पास 2 कंटेनर है, एक ए कंटेनर और एक बी कंटेनर। दोनों में ही 25 लीटर का प्योर मिल्क, तो इसमें प्योर मिल्क भरा हुआ है, और बी के अंदर 25 लीटर का ही प्योर वाटर भरा हुआ है। बात समझ रहे हो? तो इसमें 25 लीटर प्योर मिल्क है और इसमें 25 लीटर प्योर वाटर है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। अब ये कह रहा है 5 लीटर मिल्क फ्रॉम ए इज टेकन एंड पोर्ड इनटू बी। तो आपने क्या किया, 5 लीटर जो है यहां से निकाल दिया, तो यहां मिल्क कितना रह जाएगा, 20 लीटर रह जाने वाला है, और आपने यहां मिला दिया। तो 25 लीटर वाटर ऑलरेडी था, आपने 5 लीटर का मिल्क इसमें मिला दिया। क्लियर है, यानी इसका अनुपात 5 और 1 हो गया कि नहीं, रेशियो की बात कर रहा हूं। अब ये कह रहा है नाउ 6 लीटर ऑफ मिक्सचर फ्रॉम बी इज टेकन। तो 6 लीटर यहां से निकाला गया। देखिए 6 लीटर जो निकलेगा उसमें 5 लीटर पानी होगा और 1 लीटर मिल्क होगा। तो 6 लीटर यहां मिला दिया जाएगा, तो 1 लीटर मिल्क मिलके ये 21 लीटर का मिल्क हो जाएगा और 5 लीटर का पानी हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? रिजल्टेंट इन ए, तो रिजल्टेंट क्वांटिटी इन ए वुड बी 21 लीटर ऑफ मिल्क एंड 5 लीटर ऑफ वाटर। आर यू गेटिंग? और इसकी रिजल्टेंट क्वांटिटी कितनी बन जाएगी, 20 लीटर ऑफ मिल्क एंड 4 लीटर ऑफ 20 लीटर ऑफ वाटर एंड 4 लीटर ऑफ मिल्क। ये बात क्लियर रही? अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ वाटर इन ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। तो ए और बी में जो वाटर है उसका रेशियो बताइए। देखिए वाटर कुल मिला के तो 25 ही रहने वाला है, और मिल्क भी टोटल रह के 25 ही रहने वाला है। अब यहाँ पे वाटर 5 है तो इसमें बट ऑब्वियस 20 ही होगा, कुछ सोचना ही नहीं है। तो यानी 5 और 20 के अनुपात, यानी 1 और 4। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 1:4। ठीक है प्यारे बच्चों, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 1:4। सिंपल क्वेश्चन, सरल क्वेश्चन और बनने लायक क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, आगे मूव करते हैं। एजेस के ऊपर है, आपको भी पता है एजेस में रेशियो का ही कंसेप्ट वर्क करता है। एजेस के ऊपर जितने भी क्वेश्चन बेस्ड होते हैं मोस्टली दे आर बेस्ड ऑन रेशियो कंसेप्ट। ध्यान में देखिएगा, ये कहता है रेशियो ऑफ द एज ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 6:5। तो लेके चलते हैं। तो वो कहता है ए और बी की एज का जो अनुपात है वो 6 और 5 का है। ये बात क्लियर रही? उसके बाद कहता है एज ऑफ ईच सी एंड डी इज 9/10 ऑफ बी।
यानी कि सी और डी की एज बराबर है। इसका कहने का मतलब ये है ये दोनों बराबर बराबर के हैं, और ये दोनों के दोनों जो है बी के मुकाबले में 9/10 है, यानी बी की वैल्यू अगर 10 होगी तो ये दोनों 9 होंगे। तो अगर मैं बी को 10 लेना चाहता हूं यानी ए हैज टू बी 12 ना, इसका मतलब तो यही है। तो आपके पास इन चारों का अनुपात आ जाता है 12, 10, 9, 9। यहां तक क्लैरिटी है। फिर ये कहता है एज ऑफ एफ इज लेस देन ए, तो एफ का जो एज है वो ए से कम होगा बट इट इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, तो एफ जो है ए से कम है, ठीक है, बट बी से ज्यादा है। क्लियर हो गया, यानी कि वो इन दोनों के बीच में आएगा। अब एग्जैक्ट बीच में आएगा कि नहीं आएगा मुझे नहीं पता, ये 12 है ये 10 है, तो ये 12.2 हो सकता है, 12.5, रेशियो कुछ भी हो सकते हैं। तो रुकते हैं एक बार, आगे बढ़ते हैं। इतना क्लियर है वो 12 और 10 के बीच में आएगा। फिर ये कहता है रेशियो ऑफ द एजेस बिटवीन बी एंड ई इज 2:3। तो वो कह रहा है बी और ई के बीच का जो अनुपात है वो 2 और 3 का है। तो यानी अगर बी 10 है तो ई हैज टू बी 15। फिर ये कहता है ऑल्सो एज ऑफ ए इज 3 ईयर लेस देन ए। तो कह रहा है ए और ई में 3 साल का फर्क है। एक बात बताओ, यानी ये 12 साल का, ये 15 साल का, ये एग्जैक्ट करेक्ट है क्योंकि 12 और 15 में 3 का ही डिफरेंस है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन 3 बिटवीन ए एंड ई, यानी इन दोनों में ऑलरेडी 3 का ही फर्क है, यानी यही इनकी एज होगी, इन्हीं को मैं कंसिडर करूंगा। यानी एफ जो होगा वो इन दोनों के बीच में आएगा, बट कितना एज है देखते हैं। तो ये कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ एज ऑफ ए एंड एफ इफ ऑल द एजेस आर इंटीजर्स। तो वो कह रहा है रेशियो ऑफ एज ऑफ ए एंड एफ बताना है इफ ऑल आर इंटीजर। इंटीजर है यानी पूर्णांक है, तो यानी वो 12 और 10 के बीच में ही हो सकता है। 12 और 10 के बीच में कौन आता है भैया? 11। यानी कि ए और एफ का अनुपात होगा 12 और 11। सो माय फाइनल आंसर विल बी 12:11। माय फाइनल आंसर वुड बी 12:11। सिंपल रखिए चीजों को, कभी तकलीफ नहीं होगी। इज दैट ओके टू एवरीवन? क्या ये चीज सभी को क्लियर है क्या? बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, टिप्स पे बनने वाला क्वेश्चन है। देखिए, द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट इन अ कोचिंग प्रिपेयरिंग फॉर बीटेक एंड एमबी इज 4:5। यानी बीटेक और एमबीए के जो बच्चे हैं उनका अनुपात कितना दिया हुआ है? 4 और 5। तो मान लो इसमें 4 ही बच्चे हैं, इसमें 5 ही बच्चे हैं, द रेशियो इज 4:5। So BTech and MBA ratio between them is 4:5, but number is how much? That is not given to us. Now they were saying the ratio of fee collected from each of BTech and MBA student is 25:16. So from each student they are getting fee of 25 and 16. So total fee collected from BTech student will be 4 into 25 now, and total fee collected from MBA student is 5 into 16. So it will be 100. It will be 80. It means the final ratio will be like 5:4. So final ratio of their fee collection will be like 5:4. अब ये कह रहा है if the total fee collection from both the categories 1.62, so what is the value from MBA, only MBA aspirant? So that is a quite simple 4/9 of 1.62 divide करेंगे, it will be 1.8, sorry 0.18. तो 0.18 into 4 कर देंगे, it would become 0.72 lakh. तो काफी सिंपल क्वेश्चन था, डूएबल क्वेश्चन था, ठीक है। ओके गाइज, दिस वाज द थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, बच्चे फंस जाते हैं बट इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट रीड इट केयरफुली। क्या है ये? कह रहा है कॉस्ट ऑफ द मार्बल वेरीज डायरेक्टली विद द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। इसका मतलब ये है जो कॉस्ट है ना वो वेरी करता है। क्लियर? इसको सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, ठीक है। जो कॉस्ट है वो वेरी करता है स्क्वायर ऑफ इट्स वेट, ये मतलब है, ठीक है। कॉस्ट जो है वो वेट के स्क्वायर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इज दैट ओके? फिर ये कहता है मार्बल इज ब्रोकन इनटू 3 पार्ट्स। तो आपके पास एक बड़ा मार्बल है, उसको आपने 3 पार्ट में ब्रेक किया इन द रेशियो ऑफ 3:4:5। तो यानी आपका जो वेट आएगा एज पर द वेट, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट अगर हम बात करें तो ये आएगा 3x, ये 4x और ये 5x। इज दैट ओके? तो इनके कॉस्ट का रेशियो क्या होगा? स्क्वायर ऑफ दैट ना। तो इनके कॉस्ट का रेशियो निकल के आएगा 9:16:25। इज दैट ओके? C1, C2 एंड C3। ये बात क्लियर है क्या? आगे मूव करते हैं। अब ये कहता है इफ मार्बल हैड बीन ब्रोकन इनटू 3 इक्वल पार्ट्स बाय वेट देन देयर वुड हैव बीन अ फर्दर लॉस ऑफ 1800। ये क्या कह रहा है?
अगर वो कहता है अगर इसको 3 इक्वल पार्ट्स में बांटा जाता, अब ध्यान से सुनना, वेट के हिसाब से 3, 4 और 5 यानी टोटल वेट इज बेसिकली 12। तो अगर इनको मैं 3 इक्वल पार्ट्स में बांट रहा होता, W1, W2 और W3 इक्वल होते यानी 4, 4 और 4, तो इनका कॉस्ट उस कंडीशन में क्या होता? 16, 16 एंड 16। तो इन दैट केस इट हैज टू बी 48, इन दैट केस इट इज 50। बेसिकली ये रेशियो, बात समझ रहे हैं? तो ये कहता है देयर वुड बी अ लॉस ऑफ 1800। तो देखिए यहां पे कॉस्ट आ रही है 50, यहां पे कॉस्ट आ रही है 48, कितने की कमी आ रही है? लॉस कितने का हो रहा है? 2 का, एंड 2 इज इक्वल टू 1800, इट मींस 1 इज इक्वल टू 900। ये बात क्लियर है? तो वो कह रहा है व्हाट इज द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द ओरिजिनल मार्बल। देखिए ओरिजिनल मार्बल और अनब्रोकन यानी इसका अनब्रोकन का वेट क्या होगा? 12 होगा, और जो कॉस्ट है वो वेट के मतलब स्क्वायर के प्रोपोर्शन में, यानी 144 हो गया कि नहीं? अगर अनब्रोकन की बात करें तो ये 12 था, तो अनब्रोकन का जो कॉस्ट होगा 144 होगा, और 1 की वैल्यू 900 है, तो यानी पूरे की वैल्यू 144 इंटू 900 हो जाएगी। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 00, 9 4 जा 36, 3 कैरी, 9 4 14 9 जा 126 और 3 129। तो दैट वुड बी माई आंसर 1,29,600। सो द करेक्ट आंसर वुड बी 1,29,600। एक बार जल्दी से मैं क्लियर कर देता हूं कि क्या हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए इसने क्या कहा है, चीजों को समझना बस थोड़ा सा, ठीक है? दे हैव टोल्ड यू दैट कॉस्ट ऑफ द मार्बल वेरीज डायरेक्टली विद द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट, ठीक है? तो वेट जो भी होगा, वेट का जो भी रेशियो होगा, कॉस्ट का जो अनुपात होगा या रेशियो होगा, दैट विल बी स्क्वायरली प्रोपोर्शनल टू दैट। ओके, तो इसने क्या कहा, मार्बल इज ब्रोकन इनटू 3 पार्ट्स whose weights are in the ratio of 3, 4 and 5। तो इनका जो वेट है उसका अनुपात 3, 4 और 5 रहेगा। इज दैट ओके? आर यू गेटिंग दिस? ध्यान से देखें, तो कॉस्ट क्या होगी? तो इसने क्या कहा, कॉस्ट जो है इसके स्क्वायर प्रोपोर्शनल में है। बात समझ रहे हैं? इसकी जो कॉस्टिंग है वो इसके स्क्वायर प्रोपोर्शनल में है। तो इसका स्क्वायर करिए, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, यानी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द मार्बल जो बन के आएगी अभी टुकड़ों में वो 50 होगी। इज दैट ओके? टुकड़ों के हिसाब से ओवरऑल कॉस्ट विल बी 50। अब ये कंडीशन लगा रहा है, ये कह रहा है मार्बल हैड बीन ब्रोकन इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। तो वो कहता है अगर मार्बल को 3 इक्वल पार्ट्स में तोड़ा जाता, ब्रेक किया जाए, इक्वल पार्ट्स का मतलब देखिए 3, 4 और 5, इट मींस इट इज 12। तो 3 इक्वल पार्ट का मतलब हो गया 4, 4 और 4। द रेशियो हैज टू बी लाइक 4, 4, 4। इट मींस cost हैज टू बी स्क्वायर ऑफ दैट, इट विल बी 16, इट विल बी 16, इट विल बी 16। इट मींस द ओवरऑल कॉस्ट हैज टू बी 48। तो देयर इज अ रिडक्शन इन द कॉस्ट, देयर इज द रिडक्शन इन द कॉस्ट। तो ये छुप रहा होगा शायद, है ना? तो ध्यान में रखिए, इट वुड बी 48। क्लियर है? मैं इसका रेशियो ऊपर रख देता हूं आप लोगों के लिए। तो कॉस्ट विल बी लाइक 16, 16 एंड 16, देन दैट वुड बी इक्वल टू 48। क्लियर है? आई होप एवरीवन इज गेटिंग दैट पॉइंट। आगे लेके चलता हूं मैं आप लोगों को, ध्यान से समझिएगा। तो 50 वाज द cost when that was broken in the ratio of 3, 4 and 5. When it was equally broken, it will become 48. So there is a loss of 2, and 2 is equal to 1800. It means 1 is equal to 900. So what is the cost when it was unbroken, when it was complete marble? So complete marble weight was 12. It means the cost has to be 12 square, yani 144. So 144 into 900, it is 129600. Is that okay to all? नेक्स्ट, अगले पे आते हैं। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों, ये थोड़ा पजल सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन है, इसको समझिएगा अच्छे से। ये क्या कह रहा है, वो कह रहा है देयर आर 4 फ्रेंड्स A, B, C and D हैव सम मनी अमंग देम, वन डे दे डिसाइडेड टू इक्वेट द मनी। ठीक है, तो ये कह रहा है देयर आर 4 फ्रेंड्स, 4 दोस्त हैं आपस में, A, B, C और D। ठीक है, वो कह रहा है दे हैव सर्टेन अमाउंट बट वी डोंट नो देयर इनिशियल अमाउंट कितना है, मुझे नहीं पता। बट व्हाट इज हैपनिंग, फर्स्ट A गेव B व्हाट B हैड इनिशियली, यानी A B को सर्टेन अमाउंट देगा जितना B के पास था, यानी डबल कर देगा, B का अमाउंट डबल हो जाने वाला है। ठीक है, एंड B गेव C व्हाट C हैड इनिशियली, तो यानी C के पास जो इनिशियली रहा होगा B उसको वही दे देगा वो अमाउंट। एंड अगेन C गेव D व्हाट D हैड इनिशियली, फिर से वही बात हो रही है, D के पास जो अमाउंट था C उतना ही अमाउंट उसको दे देगा, यानी D बिकम ट्वाइस ऑफ दैट। एंड फाइनली D had doubled the money of A। क्लियर है?
फाइनली डी हैड डबल द मनी ऑफ ए एंड दस ईच ऑफ देम हैड इक्वल सम ऑफ 48। क्लियर है? और वो कह रहा है जब प्रोसेस पूरा होता है, क्लियर है, यानी डी भी ए को कुछ पार्ट दे रहा है, समझ लो, ये साइकिल पूरा किया है आपने। ए ने बी को कुछ दिया, ध्यान से समझना, ए ने बी को कुछ दिया, बी ने सी को कुछ अमाउंट दिया, सी ने डी को कुछ अमाउंट दिया और डी ने फिर ए को कुछ अमाउंट दिया, यानी ये साइकिल पूरा किया आपने। और एंड होने में सभी के पास 48 अमाउंट हो गया है। ध्यान से सुनना, देखिए ए के पास फाइनल अमाउंट 48 है, बात समझ रहे हो, यानी कि ए के पास बिफोर डी के आने से पहले अमाउंट 24 रहा होगा, क्योंकि डी ने ए के अमाउंट को डबल किया है, यानी ए के पास जो, अब ए ने कुछ अमाउंट बी को दिया था, इफ यू नोटिस दैट, करेक्ट है, तो यानी वो देने के बाद जो ए के पास अमाउंट बचा होगा दैट वाज 24। इज दैट ओके? अब उल्टा आता हूं, उल्टा आना शुरू करेंगे हम। अब देखिए, जब डी ने ए को कितना अमाउंट दिया, 24 दिया, और डी के पास भी 48 ही रहा होगा, तो डी हैड गिवन 24, यानी डी के पास अमाउंट कितना रहा होगा, 72। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? हाँ, और डी को कुछ अमाउंट सी ने दिया था और डी ने सी के अमाउंट को डबल किया था, मतलब सॉरी, सी ने डी के अमाउंट को डबल किया था, यानी इनिशियली डी वाज हैविंग 36, क्योंकि सी ने इसको 36 दिया होगा और सी के पास भी बचा हुआ जो अमाउंट है वो 48 होना चाहिए था, यानी कि 84। ये बात क्लियर है? क्योंकि सभी के पास अमाउंट इक्वल है, एंड में ए भी 48 पे, बी भी 48 पे, सी भी 48 पे, तो सी 48 पे था एंड सी हैज गिवन डी टू 36 रुपी, तो 36 प्लस 48 84। और देखिए सी को ए ने डबल, सी बी ने डबल किया होगा, सी को बी ने डबल किया होगा, यानी सी के पास ओरिजिनल अमाउंट 42 रहा होगा, सी के पास ओरिजिनल अमाउंट 42 रहा होगा, समझ रहे हैं? तो यानी सी ने, मतलब बी के पास 48 अमाउंट है और बी ने सी को 42 रुपीज दिया है, यानी कि सी के पास अमाउंट, बी के पास अमाउंट 90 रुपी रहा होगा, एंड बी को डबल किया है ए ने, तो यानी ए ने बी को 45 रुपीज दिया होगा, तो यानी बी का भी ओरिजिनल अमाउंट 45 रहा होगा, तो 45 प्लस 24 यानी 69। तो ये इन तीनों के, चारों के ओरिजिनल अमाउंट आ जाएंगे, 69, 45, 42, 36। मैं फिर से क्लियर करता हूं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है समझने में, प्लीज लिसन इट केयरफुली। इसने क्या कहा, ए बी सी डी 4 लोग हैं, दे हैव सर्टेन सम ऑफ मनी इनिशियली, ठीक है, वन डे डिसाइडेड टू इक्वेट द मनी, उन्होंने क्या किया, हम अपनी मनी को इक्वेट करेंगे, और कैसे करना शुरू किया, ए गेव बी व्हाट बी हैड इनिशियली, यानी बेसिकली बी के पास जितना था ए ने उसको उतना ही अमाउंट दे दिया, गॉट इट, तो ए के पास कुछ अमाउंट बचा होगा, फिर बी गेव सी व्हाट सी हैड इनिशियली, तो बी ने सी को उसका, मतलब जितना अमाउंट था उतना अमाउंट और दे दिया, यानी सी को डबल बना दिया, एंड सी गेव डी व्हाट डी हैड इनिशियली, सी ने भी वही काम किया, डी के पास जितना था उतना ही उसको डी को और दे दिया, यानी डी को डबल बना दिया, एंड फाइनली डी हैड डबल्ड द मनी ऑफ ए, तो डी ने भी ए की मनी को डबल कर दिया, इसका कहने का मतलब ये है, करेक्ट है, तो यानी डी ने भी ए को कुछ पार्ट दिया है जिसकी वजह से मनी ऑफ ए जो है डबल हो गया, एंड ईच ऑफ देम हैड इक्वल सम ऑफ 48। इसका मतलब समझ में आया क्या? यानी ये जो लास्ट प्रोसेस हुई है डी को ए देने की, इसके बाद सभी के पास 48 रुपी का अमाउंट है, क्लियर है? अब ध्यान से सुनो, यानी ए के पास भी 48 रहा होगा और डी के पास भी 48 रहा होगा, फाइनल अमाउंट सभी का 48 है, ये बात क्लियर है क्या? फाइनल अमाउंट ईच वन हैविंग फाइनल अमाउंट इज 48। अब डी ने ना ए को कितना अमाउंट दिया होगा, डबल बनाया ना उसको, तो यानी डी ने बी को 24 रुपए और दिया होगा, 24 दिया होगा, समझ रहे हैं? तो यानी डी के पास अमाउंट कितना रहा होगा, तो 48 प्लस 24 कर दीजिए, यानी 72, करेक्ट है? और डी को सी ने डबल बनाया है, डी अगेन सी गेव डी व्हाट डी हैड, तो यानी सी ने डी को दिया होगा तब ये डी 72 बना है, यानी डी का ओरिजिनल अमाउंट वुड बी 36, दिस वुड बी द ओरिजिनल अमाउंट ऑफ डी। इज दैट ओके? ही गेट 36 फ्रॉम सी, तो सी के पास भी फाइनल अमाउंट 48 है और सी ऑल्सो गेट 36, मतलब गिव 36 टू सी डी, तो 36 प्लस 48 यानी सी के पास अमाउंट रहा होगा 84, और सी का अमाउंट डबल किसने बनाया, बी ने, तो यानी सी के पास इनिशियल अमाउंट जो रहा होगा 48 रहा होगा, समझ रहे हैं? और बी का भी फाइनल अमाउंट 48 है, एंड ही हैज गिवन 42, इसने 42 सी को दिया होगा,
तो यानी बी के पास अमाउंट 90 हुआ होगा, और बी का अमाउंट 90 तब हुआ होगा जब ए हैज मेक डबल ऑफ दैट। तो यानी ए ने बी को 45 रुपीज दिया होगा। अभी ट्रांजेक्शन समझ लेना, ए ने बी को 45 रुपए दिया, बी ने सी को 42 रुपीज दिया, सी ने डी को 36 रुपीज दिया और डी ने ए को 24 रुपए दिया। ये ट्रांजेक्शन चला है दोस्त, समझ में आई ये बात? यानी कि 45 रुपीज बी के पास ओरिजिनली रहा होगा, इनिशियली रहा होगा, तो 45 रुपीज ए ने दिया होगा, तो ए ने 45 दिया होगा तब इसके पास 24 बचा रहा होगा, तो 24 प्लस 45 विल बिकम 69। ठीक है, तो चारों का इनिशियल अमाउंट आ गया। तो पहला क्वेश्चन ये था, व्हाट वाज द इनिशियल अमाउंट ऑफ बी? तो बी का इनिशियल अमाउंट कितना था? 45। सो योर आंसर वुड बी 45। ठीक है, मजेदार क्वेश्चन है, थोड़ा पजल सॉर्ट ऑफ है, इसके अंदर कोई मैथ्स वगैरह ऐसी नहीं है, पजल है एक। ठीक है, आगे, व्हाट वाज द अमाउंट विद सी आफ्टर सेकेंड ट्रांजेक्शन? सेकेंड ट्रांजेक्शन के बाद देखो, सेकेंड ट्रांजेक्शन है, पहला ट्रांजेक्शन ए ने बी को दिया 45 रुपए दिया, तो बी के पास 45 ओरिजिनली था, बी के पास 90 हो गया पहला ट्रांजेक्शन, गॉट इट, और ए के पास 24 रह गया फर्स्ट ट्रांजेक्शन। अब बी ने 42 सी को दिया, तो सेकेंड ट्रांजेक्शन के बाद सी के पास अमाउंट 84 हो गया। आफ्टर सेकेंड ट्रांजेक्शन सी इज हैविंग 84 रुपीज, तो इसका आंसर होगा 84। एक बार बन गया तो सिंपल है क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, आगे ये कहता है हरी एंड मुरली हैव 24 काउज एंड 30 काउज। तो दोनों के पास जो काउज हैं वो 24 और 30 हैं, और दोनों क्या करते हैं? ग्रेज करवाते हैं, उसको घास चराने ले जाते हैं। ठीक है, इन द होल मंथ ऑफ नवंबर, नवंबर में कितने दिन होते हैं? 30, तो ये 30 डेज के लिए जा रहे हैं, समझ रहे हैं? तो ये जो कंसेप्ट है ना, ये काम करता है आपका पार्टनरशिप की तरह, क्योंकि इनको अपना जो भी उसको रेंट पे करना होगा शेयरिंग में करेंगे, जो जितना यूज करेगा वो उतना पे करेगा। शेयरिंग हो रही है, तो जहां पे शेयरिंग होगी, पार्टनरशिप होगी, तो वहां पे ये कंसेप्ट वर्क करेगा। पार्टनरशिप याद होगा आपको, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के बराबर होती है। तो ये जो इनकी काउज है, ये इनका इन्वेस्टमेंट है, इन्हीं की वजह से वो मतलब रेंट शेयर करेंगे, और ये जो डेज है, ये टाइम है ही आपका। आपको टाइम दिया नहीं है कौन कितने दिनों के लिए ग्रेज कर रहा है, तो आपको टाइम निकालना है बेसिकली। तो याद रखिए, टाइम बराबर होता है प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉफिट नहीं है, रेंट शेयरिंग है, तो ये 3500 या 5000। आप नोटिस करिए 3500 और 5000 का रेशियो क्या होता है? 7:10। तो यानी जिसमें ये रेंट शेयर करेंगे दैट विल बी 7:10, और इनके काउज का रेशियो क्या है? 4:5, दैट वुड बी 4:5। तो ये इसको इससे कट करिए 2 बार, तो यानी इनका जो टाइमिंग रेशियो आएगा वो 7:8 आएगा। तो इन 30 डेज को हम 7 और 8 में बांट दें, तो ये बन के आएगा 14 और 16 डेज। तो हरी को लगेंगे 14 डेज और मुरली को लगेंगे 16 दिन, सिंपल। तो ये यही पूछ रहा है हरी को कितने दिन यूज करेगा, तो हरी का आंसर आएगा 14 डेज। सिंपल रखिए चीजों को, जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। आगे लेके चलता हूं। ठीक है, ये कह रहा है एट अ कैसीनो इन मुंबई देर आर 3 टेबल्स A, B एंड C। तो एक कैसीनो है जहां पे 3 टेबल हैं A, B और C, और उनका जो पे ऑफ है वो है 10:1, 20:1 एंड 30:1। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पे ऑफ का मतलब ये होता है अगर आप जीते तो 10 रुपए मिलेंगे, एक के बदले में 10 रुपए मिलेगा। ठीक है, और हारे तो 1 आपका चला जाएगा, यानी पूरा वो आपका पार्ट चला जाएगा, लूज किए तो गया। ये कह रहा है इफ अ मैन बैट्स ₹200 एट ईच टेबल। तो एक आदमी क्या करता है? 200 रुपए की बैट लगाता है हर जगह पे, एंड विन एट 2 ऑफ द टेबल्स। तो वो कहता है किसी 2 टेबल पे वो विन कर जाता है। तो वो कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम एंड द मिनिमम डिफरेंस बिटवीन हिज अर्निंग कैन बी। तो भैया बहुत सिंपल बात है, मैक्सिमम और मिनिमम अर्निंग के बीच में डिफरेंस क्या होगा? ध्यान से सुनिए। देखिए मैक्सिमम अर्निंग उसको कब होगी? यानी जिसपे पे ऑफ ज्यादा है वहां पे आज जीत जाए, 2 जीत रहा है और 1 हार रहा है, तो यानी मैं मान लू बी और सी में जीत जाएगा और ए में लूज कर जाएगा, तो उसको मैक्सिमम अर्निंग होगी कि नहीं? सिंपल सा लॉजिक है। और मिनिमम कब होगी? जब वो ए और बी में जीतेगा और सी में लूज करेगा, तो उसकी मिनिमम अर्निंग होगी। मानते हो कि नहीं? अब वो हर टेबल पे 200 रुपए लगा रहा है, तीनों टेबल पे उसने 200 रुपए लगाए हैं। तो केस 1 मैक्सिमम का जो केस है वो लगाते हैं। तो देखिए बी और सी में जीतेगा, तो बी और सी में, तो इस पे पे ऑफ 20 का है, इस पे 30 का है, तो यानी बी पे उसको जो अमाउंट मिलेगा वो 20 टाइम्स होगा 200 का, और सी पे जो अमाउंट मिलेगा वो 30 टाइम्स होगा 200 का। यानी ये 6000 और ये 4000, और यहां से वो लूज कर जाएगा 1 × 200, 200 यहां लूज कर जाएगा। ठीक बात होगी? तो इसको अगर आप देखेंगे तो ये 4000 है और ये आपका 6000, यानी 10,000 - 200, यानी मैक्सिमम कुड बी 9800।
मिनिमम की बात करें तो मिनिमम ए और बी पे जिता देते हैं, तो ए और बी पे जीतेगा 10 और 20, तो ये 3000 हो गया, ये 3 और ये 4, ठीक है। अगर आप मल्टीप्लाई करें 2000 इंटू 10 इंटू 200 2000, और ये 20 इंटू 200 यानी 4000, और माइनस यहाँ पे 200 ही हारेगा, सो इट विल बी हाउ मच, तो ये 10 और ये 20 30, ये 6000 माइनस 200 यानी 5800, तो ये आपका मिनिमम आ गया। तो ये मैक्सिमम, ये मिनिमम, तो डिफरेंस विल बी 4000, इसने यही पूछा है। सो द करेक्ट आंसर विल बी 4000। सिंपल रखते हैं इन चीजों को, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे एक और, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है देयर इज अ एबीसी कॉर्पोरेशन एंड देयर आर सम मैनेजमेंट ट्रेनिंग। तो कहता है कोई कंपनी है एबीसी, उसमें मतलब कुछ ट्रेनी काम करते हैं, एंड दीज ट्रेनीज आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, ठीक है, फॉर 3 डिफरेंट प्रोजेक्ट, 3 इन द रेशियो ऑफ 3 4 एंड 5। तो यानी जो भी ट्रेनी है 3 ग्रुप्स में बांट दिए जाते हैं, 3 ग्रुप्स का नाम एबीसी है, तो इसका अनुपात 3, ये 4 और ये 5। इज दैट ओके? अब ये कह रहा है द प्रोजेक्ट्स नेम आर पीक्यू एंड आर, ठीक है, एंड पीक्यू एंड प्रोजेक्ट के जो इंचार्ज हैं वो हैं ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। फिर द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ ट्रेनीज इन ए एंड सी इज नॉट ग्रेटर देन 3। वो कह रहा है कि ए और सी के बीच का जो डिफरेंस है वो 3 से ज्यादा नहीं है। एक बात बताओ, ए और सी में जो डिफरेंस है रेशियो वाइज 2 का है, तो यानी ये डिफरेंस 2 ही हो सकता है, 1 हो नहीं सकता, क्योंकि डेसिमल में नंबर हो नहीं सकते। तो यानी यही हमारे ट्रेनिंग का नंबर भी है भैया, 3 4 और 5 ही है। इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 3, तो 3 भी नहीं हो सकता, इवन 3 भी नहीं रख सकते, बिकॉज इन दैट केस 2 इज इक्वल टू 3 यानी 1 इज इक्वल टू 1.5, एंड ट्रेनी कैन नॉट बी 4.5 6 एंड 7.5, तो इट कैन नॉट बी द नंबर, समझ रहे हैं, इट कैन नॉट बी द नंबर, इट मीन्स दैट इज द नंबर ऑफ ट्रेनी ओनली 3 4 एंड 5, ठीक है। अब ये कह रहा है ऑल्सो पी क्यू एंड आर बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ ट्रेनीज, ठीक है, अलग बात करते हैं। द नंबर ऑफ असिस्टेंट ऑफ क्यू इज लेस देन द नंबर ऑफ असिस्टेंट ऑफ आर। तो ये सिंपल रखना है। ये क्या कह रहा है, एबीसी इसमें जो बांटे गए ना, इनमें पी क्यू और आर है जो उसके हेड है, प्रोजेक्ट हेड है, ठीक है, तो पी क्यू और आर भी इन्हीं में शामिल है, क्लियर है। तो इसको सिंपल रखो। अब ये कह रहा है क्यू के जो असिस्टेंट है, तो भैया क्यू इसका मतलब ये पी क्यू और आर इनके इंचार्ज हैं, तो वो कह रहा है क्यू के असिस्टेंट आर के असिस्टेंट से कितने कम है, तो भैया एक ही कम है, तो आंसर विल बी 1 ओनली। तो घुमा फिरा के लैंग्वेज रखी गई है, सेंस कुछ भी नहीं है, जो रेशियो दिया था वही का वही नंबर निकल के आ रहा है, तो घुमाने के लिए चीजें दे रखी है, तो फंसना नहीं है, ठीक है ना। तो द करेक्ट आंसर विल बी 1। तो घुमा फिरा के लैंग्वेज रखी गई है, बट जो पूछ रहा है वो बहुत सिंपल सी चीज पूछ रहा है, ठीक है बच्चों, क्लियर है। सो आई होप आज के क्वेश्चंस भी आप लोगों को पसंद आए होंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस क्वांटम कैट के हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो एज इट इज क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ और अपने वे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज कमेंट करके भी जरूर बताइएगा। और ये मेरा क्वांट चैंपियन बैच, अगेन रिमाइंडिंग फॉर द सेम, ठीक है, क्लियर प्यारे बच्चों। तो जुड़े रहें सेशन के साथ और इस तरह से सीरीज को फॉलो करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। चलिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।